आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट और महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं उनको नाम से बुला रहा हूं, लेकिन आपको शायद पता होगा कि विदर्भ में और नागपुर में सब लोग उनको देवेंद्र जी के नाम से ही पुकारते हैं। यानी इतनी नज़दीक हम उसी को नाम से पुकारते हैं जिनसे हमको लगाव है। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और चांसलर ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आदरणीय जफ़र सरेशवाला जी, अभी आपने जिनकी तकरीर सुनी आदरणीय तिवारी जी और हमारे अग्रवाल साहब, और जिनकी तकरीर सुनने के लिए शायद आप बहुत ईगर हो गए, वो हमारे सलीम खान साहब और भाइयों और बहनों। मैं तो पहले ज़फ़र साहब आपको बड़ी बधाई देता हूँ कि आपने इसी तरीके का एक प्रोग्राम बम्बई में रखा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कबूल किया। और वो मैं चाहता था कि वो आएंगे, इनॉग्रेशन करके चले जाएंगे, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री है कि जहाँ यहाँ रिसोर्स पर्सन की कुछ बातें सुनने के लिए बैठे हैं, ना कि कहने के लिए। मैं इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ आपको कि आपने जो तालीम की ताकत, ये जो बड़ा बेहतरीन कैप्शन आपने अभी कहा जो रखा, तो ये जो तालीम है, जब हम शुरुआत करते हैं तो ये तालीम कैसी हो और तालीम क्या हो, इसी से ये आज का जो सेमिनार है शुरू होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, मुझे अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर बनने का भी सौभाग्य मिला। हालांकि हम महाराष्ट्र के 2 ही लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट से मैं चुन कर आया वहाँ पे बाई इलेक्शन। तो मैं ये कहना चाहता था कि मैं जब अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां साहब के म्यूज़ियम को बारकाई से देख रहा था, तो मैंने एक उनका लेटर पढ़ा जो सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखा, और आज हिंदुस्तान में जितने भी पढ़े लिखे स्कॉलर साइंटिस्ट वो है, मैं समझता हूँ कि सर अगर अलीगढ़ नहीं होता तो मुसलमानों के हालात इससे भी बहुत ख़राब होते। मुझे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में भी विजिटर्स नॉमिनी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि करके काम करने का मौका मिला। तो ये अगर 2 सेंटर हम छोड़ेंगे तो आज मुसलमानों की हालात खासकर हायर एजुकेशन में इन्हें बहुत निम्नतर है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने जब ये वहाँ के म्यूज़ियम में जब सर सैयद अहमद खां का एक लेटर देखा, तो सर सैयद अहमद खां ने अपने दोस्त को लिखा था, यदि भारतीय मुस्लिम अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई शिक्षा की प्रणाली नहीं अपनाते हैं तो वे न केवल एक पिछड़ा समुदाय के रूप में रहेंगे, बल्कि वे और निम्न स्तर पर चले जाएंगे, जहाँ से वापस आने की आशा उनके पास नहीं बचेगी। मैं समझता हूँ कि ये लेटर बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं कुछ 10-15 मिनट में जो तकरीर कर रहा हूँ उसकी शुरुआत है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी जो तालीम है, वो तालीम जैसे कि सर सैयद खां ने बताई कि हमें अंग्रेज़ों ने दी हुई, फिर उसको हम लॉर्ड मैकॉले कहे, उसमें भी आई डोंट कंसिडर इट इज़ ए वेरी फुल प्रूफ सिस्टम, लेकिन ये तालीम को हमको अपनाना पड़ेगा। और ये तालीम जब आप अपनाएंगे तो फिर ये बात समझ लो कि मैं बड़े एक सेकुलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो इस देश में, फिर वो चाहे फिर अपने स्टेट लैंग्वेज में हो। और इसीलिए ये अगर हमारी ताकत बनती है तो कैसी ताकत बनती है, इसकी मैं भी एक थोड़ी छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा है कि हम प्रोफेसर लोग दूसरों के बड़े बड़े रेफरेंसेस लेकर हमारा कहना लोगों को समझाते हैं, लेकिन जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने मुझे 5 साल नागपुर में काम करते हुए देखा है, उनके सामने तो मैं कोई झूठी बात करने का तो सवाल ही नहीं आता हो, तो मुझे टोक देंगे फौरन। तो इसीलिए मैं एक बात आपको कहने जा रहा हूँ, एक 2-3 मिनट में उसके लिए लूँगा
हालांकि मैं ये जानता हूं कि खुद के बारे में कहना अच्छा नहीं है, लेकिन दिस इज रिलेटेड विथ आवर टॉपिक, तालीम की ताकत। तालीम की ताकत क्या होती है भाइयों? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मेरी किताब है जिसका मराठी में लिखी है, उसका नाम है टाकीचे घाव, जो नागपुर में मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब का जो एक ट्रस्ट है, गफूर पारिक साहब, उन्होंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किए। मैं वो लेकर आया हूँ और अभी वो हिंदी में भी ट्रांसलेट हो गई, छेनी के घाव, और अंग्रेजी में भी, यानी चीजल ब्लोज करके उसका ट्रांसलेशन हुआ। मैं मुख्यमंत्री साहब को आज वो 2 किताबें उर्दू और हिंदी दे सकता हूँ। मैं ये बातें बताना चाहता हूँ कि क्या तालीम की ताकत है। हम मुसलमानों को इस पे गौर करना चाहिए। मैं थोड़ा पानी लेता हूँ, क्योंकि जो मैंने कहा कि मैं 2-3 मिनट मेरे कहूँगा भाई, जो शायद हमारे स्टेट के मुसलमानों को पता है कि नहीं मैं जानता नहीं है, खुद के बारे में बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन इस महाराष्ट्र में 2005 में ये आफ्टर इंडिपेंडेंस एक ही मुस्लिम वाइस चांसलर हुआ और उसका सौभाग्य मुझे मिला। दिस इज हैपन आफ्टर 1947। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि इससे पहले भी किसी के पास होगा, उनको भी मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग अगर तालीम में पीछे हैं तो ये कैसा हो सकता है? और फिर आप कहेंगे कि भाई कैसी तालीम हासिल किया जाए, बहुत बहस होगा, उर्दू में हो क्या अंग्रेजी में हो, फिर मदरसे की तालीम हो या अंग्रेजी तालीम के क्या क्या फिर बुरे असरात है वगैरह वगैरह। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे एक देहात से आया हूँ, यानी बिल्कुल रिमोट विलेज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन पारनेर तालुका, विच इज ए ड्रॉट प्रोन। और मेरे जो वालिदैन हैं, पिताजी और मेरे अब्बा और मेरी माँ, ये अनपढ़, यानी वो सिग्नेचर करना भी नहीं जानते। और मैं हमारे लोकल गांव के स्कूल से, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि तालीम की ताकत क्या है। और फिर मैं कुछ सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को देने वाला हूँ, क्योंकि आई मस्ट गिव सम कॉन्क्रीट सजेशन इन दिस सेमिनार। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई मराठी में होती है, और वो भी स्कूल कैसी कि अगर एक क्लासरूम है तो मंदिर में है और दूसरा क्लासरूम चौड़ी में है। और उसके बाद में जो हाई स्कूल है वो गांव में नहीं है, तो 10 किलोमीटर हर दिन सुबह पैदल चलते जाना, शाम को 10 किलोमीटर हर दिन पैदल चलते आना। फिर कहाँ अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई, उस ज़माने की 1966 मैट्रिक मैंने तय की। आप इस पर सोचिए, मेरे सामने कुछ बहुत अच्छे मुसलमान बैठे हैं, मुसलमान भाई, कि हम लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ डिफिकल्टीज है, तकलीफें हैं। क्या तकलीफ है हमें? मैं खुद मिसाल दे रहा हूं कि मैट्रिक के बाद में मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कॉलेज जाना है, लेकिन मैं प्रेरित हो गया, मुझे सलाह मिली मेरी टीचर से जो मुस्लिम नहीं थे। और वहाँ का माहौल ऐसा था मेरे गांव का कि जब मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए जाना था तो रैत शिक्षण संस्था सतारे में, जहाँ अर्न एंड लर्न स्कीम बोलते हैं, देवेंद्र जी, मैंने बाद में अपने यूनिवर्सिटी में शुरू करने की कोशिश की थी और 5 लाख रुपए उसके लिए दिए थे वाइस चांसलर होने के बाद, इमीडिएटली बाद में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब वहाँ पे जाने का मैं चाहता था तो 3 घंटे काम करें और फिर आपका रहने का और खाने का इंतज़ाम फ्री, यानी कि अर्न एंड लर्न स्कीम। ये स्कीम के तहत मुझे 17 में 4 साल पढ़ने का मौका मिला। हर दिन सुबह 3 घंटे काम करते थे, कोई शिकायत नहीं भी कि हमारे पास पढ़ने को टाइम नहीं, कोई शिकायत नहीं कि हमारे पास किताबें नहीं। और उसके बाद में मैं ज़्यादा खुद के बारे में कह रहा हूँ इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये बात महाराष्ट्र के मुस्लिम को समझे,
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत बहाने मिल जाते हैं। उसी के बाद मैं इस महाराष्ट्र राज्य का यानी बम्बई के सबसे बेहतरीन कॉलेज जिसको जाना जाता है सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, उसका प्रिंसिपल होने का भी मुझे मौका मिला और 3 साल मैं बम्बई में प्रिंसिपल था। मैं और माफ़ी चाहूँगा, मुझे खुद के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन तालीम की ताकत क्या है, तालीम की ताकत क्या है। और उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र 6 years, यानी कि आई थिंक इट इज द फर्स्ट पोजीशन गिवन टू मुस्लिम इन द स्टेट। इसके पहले कोई डायरेक्टर नहीं हुआ। और जब मुझे नागपुर यूनिवर्सिटी का वीसी करके चुना गया तो मेरे इतने भाइयों ने मुझे फ़ोन करे, पठान साहब आप नागपुर मत जाइए, आप वहाँ कामयाब नहीं होगे, आपको तो भाग के आना पड़ेगा, आप कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन बड़े मैं खुशी के साथ कहता हूँ कि हमारा देश इतना महान है। इट्स ए सो फर्टाइल कंट्री फॉर द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स and how the people from different religions and different caste they are living peacefully। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मुझे खुद मैंने यानी कि एक्सपीरियंस की जब मैं नागपुर यूनिवर्सिटी का वीसी रहा 5 साल। और मैं दावे के साथ आज कर रहा हूँ, और देवेंद्र जी मुझे टोके या उनका हक है कुछ बोलने के लिए, कि कोई भी गलती एक मुसलमान होने के नाते से मैंने कभी करने की कोशिश मेरे हाथ से नहीं हुई, और मेरी कोई यानी कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है कि मैं मुसलमान होने की वजह से नागपुर में मुझे ये तकलीफ हो गई। तो मेरे भाइयों, मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये ताकत जो है एक छोटा घर का, एक अनपढ़ माँ बाप का बेटा जब कोई बड़े सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, और मैं और भी एक थोड़ा फ्रीडम लूँगा कि देवेंद्र जी मैंने तो वहाँ वीसी का काम किया, लेकिन कुछ रोल मॉडल्स भी वहाँ पे खड़े किए जो और बताना नहीं चाहते, आप जानते हैं कि जो लोग याद करें। मैं ये कहना चाहता हूँ ये तालीम की ताकत है, और ये ताकत को हम क्यों भूल गए मुसलमान, और क्यों पिछड़े रहे, इतने पिछड़े रहे कि मैं सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट देखता हूँ तो मुझे इतना दुख होता है कि देखो, जैसे कि अभी नागपुर में हमारे मुख्यमंत्री जी ने IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का इनॉग्रेशन किया। IIM में हमारे मुसलमानों की तादाद है, मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 1.4%। यानी अगर नागपुर में सर आप 100 स्टूडेंट, आई डोंट नो एक्चुअली क्या 60 स्टूडेंट अगर एडमिट करते हैं तो उसमें शायद एक भी मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि 100 स्टूडेंट के पीछे 1.4% मुस्लिम्स आर इन IIM। दूसरी एक बेहतरीन हमारी, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल एजुकेशन। IITs की हम बात करेंगे, जैसे कि हमारी पवई की IIT है, खड़गपुर है, मद्रास IIT जहाँ से अब्दुल कलाम आए। तो आपको अगर स्टैटिस्टिक देखेंगे तो IIM में बीटेक में हमारा परसेंटेज है 1.7, लेकिन हमारे बच्चे एमटेक में ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि दे आर सिलेक्टेड फॉर एमटेक ऑन मेरिट, उस पर परसेंटेज इंक्रीज हो गया। लेकिन PhD का परसेंट जो है हमारा वो 4.6 है। अगर हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया की बात करें तो देवेंद्र जी जानते हैं कि नागपुर में मैं जब था, यहाँ मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त बैठे, वो आर बिलोंगिंग टू SC ST, लेकिन SC मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो पढ़ाई में बहुत आगे आ रहे हैं, लेकिन SC ST की मेरे पास 46 राजीव गांधी फेलोशिप UGC के तरफ से मिली थी, और एक भी मुसलमान मौलाना आज़ाद फेलोशिप के लिए क्वालिफाई नहीं था। यानी ये हमारे हालात है हायर एजुकेशन में। मैं यहाँ जो बैठे हमारे वाइस चांसलर साहब बैठे उर्दू यूनिवर्सिटी के, आप अलीगढ़ में अलीगढ़ के और जामिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो महाराष्ट्र में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक भी मुसलमान मेरे यानी होते हुए 5 साल नागपुर वीसी में एक भी मुसलमान PhD विथ मौलाना आज़ाद फेलोशिप के साथ नहीं करता था। एक पॉलिटिक्स में 1-2 लोग एक्सटर्नली करते थे,
तो ये अगर हम देखेंगे तो आज हमारी एजुकेशन में, तालीम में हम इतने पिछड़े हुए हैं कि SC ST हमारे भाई बहुत आगे निकल चले। मैं आई गॉट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ इवन SC ST एज कम्पेयर टू द मुस्लिम्स। मैं देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हमारी महिलाएं जो है वो तो इतनी पिछड़ी है कि उनसे ज़्यादा ST कैटेगरी की, ट्राइबल की महिलाएं आगे निकल चुकी है। 5 मिनट मैं ये कहूँगा कि इस पे हमको तालीम की ताकत समझकर आगे जाना है। और जब मुस्लिम पढ़ेंगे आगे, तभी वो आगे आ सकते हैं, तभी वो नेशनल स्ट्रीम में आ सकते हैं। बहुत बड़ी अभी बहुत बात होती है हमेशा कि भाई मुस्लिम दे आर हैविंग आइसोलेटेड कल्चर, वो कॉमन स्ट्रीम में नहीं है, वो थोड़ा सा अलग रहते हैं। मैं कहता हूँ कि जब हम लोग पढ़ेंगे, हमारे लोग पढ़ के आगे आएंगे, तो ऑटोमेटिक दे विल कम इनटू द कॉमन स्ट्रीम। आज देवेंद्र जी, मुझे बड़ा दुख है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यू पीपल। यहाँ भी जो बैठे थे, दे आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, यहाँ सामने आए हुए हैं। मैं हमेशा समझता था कि आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द महाराष्ट्र हु इज वाइस चांसलर। यहाँ पे क्रीम लोग बैठे। मैं उन लोगों के लिए सोच रहा हूँ जो 80%, मोर देन 80% पीपल दे आर लिविंग इन स्लम्स, जो बहुत गरीब है, हर दिन काम करते हैं और शाम को उससे अपना चूल्हा जलाते हैं, घर चलाते हैं। उनके बच्चे इसलिए स्कूल में नहीं जाते कि उनके पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर आप मालेगांव में जाएंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी से है। वो बच्चे काम कर रहे हैं। और फिर उनकी जो स्कूल है, उर्दू स्कूल, वो अपनी जो गली में है, वहाँ हमारी माँ बहनें उनको उर्दू स्कूल में भेज रहे हैं। आगे उर्दू स्कूल की तालीम जूनियर कॉलेज स्टेज पे नहीं है। देवेंद्र जी, मैं चाहता हूँ, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर आपके कार्यकाल में एक उर्दू का एक सीनियर कॉलेज गवर्नमेंट का अगर बनता है बम्बई या नागपुर या मालेगांव, क्योंकि मेरे भाइयों ये बच्चे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। मैं हायर एजुकेशन में 34 ईयर्स रहा, एज ए प्रोफेसर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए डायरेक्टर, वाइस चांसलर। मैंने देखा हमारे बहुत बच्चे उर्दू से पढ़ते हैं 7वीं तक, आगे मराठी मीडियम में आते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में आने की कोशिश करते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिर इन बच्चों के दिल में तालीम का एहसास नहीं है, ताकत का पता नहीं है। उनको लगता है हमें कौन नौकरी देगा, हम पढ़ के क्या करेंगे, हम गरीब हैं, हम मुस्लिम मोहल्ले में रहते हैं। ये ऐसे माहौल में रहते हैं जहां उनके आसपास जो हमेशा देखते हैं, उनके पास कोई, मुझे जो टीचर मिले डॉक्टर कुलकर्णी जैसे, जो मेरे PhD के गाइड थे, या प्रोफेसर चौहान, मराठा फैमिली से थे, ऐसे टीचर इन बच्चों को नहीं मिलते अपने गलियों में, अपने झोपड़ी में, अपने स्लम्स में। ये बच्चे वही सोचते हैं कि बस इसके बाद में रिक्शा ही चलाएंगे, इसके बाद में ये काम करेंगे। मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि तालीम एक ताकत करके आगे आना चाहिए। तो हमें मुस्लिम बच्चों का एक करियर का प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र में अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हर जिले में जाके हम जैसे लोग उसमें आने के लिए तैयार हैं। मेरे जैसे बहुत लोग आगे आएंगे। हर जिले में जाके उनको बताना पड़ेगा कि भाई मैट्रिक के बाद में आपको क्या करना है, 12वीं के बाद में आपको क्या करना है, डिप्लोमा के बाद में आपको क्या करना है। आप अगर डिप्लोमा हो गए, इंजीनियर हो गए, तो आपको कौन सा जॉब लेना है। ये करियर काउंसलिंग का एक अगर आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज की तरफ से एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम, एक एक्शन प्लान, एक उसका कैलेंडर के साथ तैयार हो, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये आपका काम जाएगा। और वहाँ पहला हम ये करेंगे कि एक मुस्लिम युवकों की डेटा बैंक बनाएंगे। देवेंद्र जी, सच्चर कमेटी की सिफारिश थी कि एक डेटा बैंक बने नेशनल लेवल पे, वो नहीं बनी। लेकिन महाराष्ट्र रिमेन ऑलवेज फोरफ्रंट इन कंट्री। हम शुरुआत करेंगे कि भाई मालेगांव में कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, 12वीं कितने, ग्रेजुएट कितने, और क्या करते, इन व्हाट प्रैक्टिसेस दे आर एंगेज, आर दे एंगेज इन सम इलीगल प्रैक्टिसेस,
और फिर कुछ तो एक न्यूज़ आती है कि इसमें महाराष्ट्र के इतने इतने बच्चे गए, सभी पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। वी डोंट हैव एनी डेटा। मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक डेटा बैंक अगर आप एक करियर काउंसलिंग सेल के थ्रू करें तो हम आपके साथ, और मैं नहीं लेकिन पूरा इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी महाराष्ट्र की आपके साथ रहेगी। और मैं 2 मिनट में, मैंने ज़्यादा वक्त लिया, मैं और एक सजेशन करना चाहता हूँ कि सर कभी कभी एक तासुब या एक कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन पैदा किया जाता है आर्टिफिशियली हिंदू मुस्लिमों में। हालांकि हम जब बात करते हैं इंडिविजुअल मुसलमानों की तो आप कहेंगे कि हिंदू भाई कहते हैं अरे मेरा वो दोस्त है ना, वो मुसलमान है, अरे बहुत बड़े आदमी है, अरे वो ड्राइवर है, बहुत बड़े आदमी है, अरे वो एक यानी डॉक्टर है, हम उसके पास ही जाते हैं। लेकिन आम कम्युनिटी की जब बात होती है तो मुसलमान खराब है, इसी तरीके का कंक्लूजन निकलता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जिस तरीके से हमारे भारत देश में गृह मंत्रालय के, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपके पास ही गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के नीचे एक कम्युनल हार्मनी एंड सोशल पीस फाउंडेशन है। ये कम्युनल हार्मनी एंड सोशल पीस फाउंडेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पूरे अपने देश के लिए काम करता है। हिंदू मुस्लिम के सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, सर्वधर्म परिषद रखते हैं, अलग अलग धर्म के लोगों को, धर्मगुरु को बुलाते हैं, उनका एक्सचेंज होता है, नई नई बातें समझती है। जब आज़ान होती है अल्लाह अकबर, तो हमारे एक हिंदू प्रिंसिपल ने पूछा कि बस हो गया अभी अकबर का ज़माना, तो मुसलमान लोग बार बार अकबर का क्यों नाम लेते? कितना अनाड़ी है उसको मालूम नहीं, अल्लाह अकबर इन अल्लाह द ग्रेट, अकबर इज नॉट दैट बादशाह। तो हमारे जो ये जो बातें हैं, ये बातें अपने को बताने के लिए ये जो कम्युनल हार्मनी एंड पीस फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। मैं ये भी एक सुझाव आपको देता हूँ। और मैं और 1 मिनट लेना चाहता हूँ सिर्फ कि सर मदरसा एजुकेशन में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मदरसा एजुकेशन में जो बच्चे हाफिज, आलिम, मुफ्ती बनकर बाहर आ रहे, मदरसा और मकतबा इसको न जोड़े। मकतबा यानी इट्स ए स्मॉल, एक संस्कार, इस्लामिक संस्कार करने का वो एक छोटा सा सेंटर है, 1-2 साल का रहता है मकतबा रहने दो। लेकिन मदरसे में तो बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन यानी साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेस ये पढ़ाना ही चाहिए और उसको स्किल एजुकेशन से जोड़ना चाहिए। हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहब ने जो स्किल इंडिया का नारा दिया, मैंने कहा कि मैकॉले की सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, वो इट हैज बिकम एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम, उसको स्किल के साथ जोड़ना है। और जो इंडिया में काम चल रहा है, जो कितने सर्विस सेक्टर स्किल सेक्टर खुले, उससे इसको जोड़ना है और मदरसा के बच्चों को कुछ यानी कॉन्क्रीट स्किल देके उनको बाहर निकालना है। जब वो यानी हाफिज बनेंगे या आलिम बनेंगे तो इन बच्चों को इक्विवेलेंस मेन स्ट्रीम में लेने के लिए हमारे पास जो यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी है नासिक में, इस ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने को कुछ इक्विवेलेंस कोर्सेज करना पड़ेंगे और उसमें ऐसा देना पड़ेगा कि जो हाफिज है वो अगर यूनिवर्सिटी के हमारे 2 कोर्सेज करे तो ही विल बी डिक्लेयर्ड एज 12th पास। आलिम है, अगर वो हमारे ओपन यूनिवर्सिटी में बाहर से बैठ के कुछ ये कोर्सेज करे तो ही विल बी डिक्लेयर्ड एज ग्रेजुएट। तो हमारे पूरे मदरसे के बच्चे ये मेन स्ट्रीम में आएंगे। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आज तक मुसलमानों के नाम पर बहुत राजनीति हो गई, उनको वोट बैंक करके इस्तेमाल किया, उनके तालीम की तरफ किसी ने नहीं देखा। मुझे बड़ा फक्र है और मैं थोड़ा फ्रीडम लेता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी है, ये ऐसे मुख्यमंत्री जी है, इज नोन एज ए वेरी क्लीन, यानी कभी उन्होंने अगर उनको बात समझ गई कि फला जगह कुछ करप्शन है तो उन्होंने फिर माफ़ करना कि चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, यानी न्यायपालिका में भी कितना बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ भी उन्होंने कोर्ट में जाने का उन्होंने सोचा और ऐसा काम किया है। सर मैं बड़े उम्मीद और ख्वाब लेकर बैठा हूँ। मैं आज तो पहली बार आपको स्टेज पे मिल रहा हूँ, आप मिलते नहीं हैं, आप बड़े बहुत काम करते हैं आप, और मैंने भी आपको तकलीफ नहीं दी, लेकिन जफर भाई साहब मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपने मौका दिया मेरे दिल की बात कहने की। तो सर मैं इतनी बातें कहकर मैं आपको यानी गुजारिश करता हूँ कि आप
मसीहा बनकर आप उभर आओ। बहुत यानी अच्छी यानी समय है और बहुत बड़ी खेती है खेती करने के लिए। ये लोग बहुत अच्छे हैं, तहजीब वाले लोग हैं, लेकिन उनको सही दिल से काम करना चाहिए। और ये उम्मीद रखकर मैं यहाँ मेरी आपकी सब लोगों की क्षमा मांग के यहाँ पे मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।